नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम खास मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स दोबारा से हमारे चैनल पर मौजूद है, राज आलमपुर सर, जिन्होंने लाखों लोगों को काउंसलिंग दी है और कुछ लाइफ से जुड़ी हुई बातें उनसे करेंगे। जैसे आजकल युवावस्था में लोग तनाव में रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट राज आलमपुर सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ खास मुलाकात करेंगे। सबसे पहले सर, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका ये जो साइकोलॉजिस्ट का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसा चल रहा है और अब तक कहाँ तक चला। अपने आप में सबसे पहले तो आपके व्यूअर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। ये प्रयास वैसे तो काफ़ी समय पहले से हुआ था और इसकी शुरुआत एक छोटे से इशारे से हुई थी। कहते हैं आज भगवान खुद आधार कार्ड लेके नहीं आते कि मैं भगवान हूँ और आइए मैं आपको इशारा देता हूँ, बल्कि किसी न किसी परिस्थिति में किसी रूप में कोई मौका मिल ही जाता है। हुआ यूँ कि मैं जब बीएससी कर रहा था ग्रेजुएशन के दौरान, मुझे एक बच्चे ने अप्रोच किया और उसने कहा कि मेरा 10th क्लास में मेरा मार्क्स जो हैं वो इस बार कम आएंगे क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो कैंसिल हो गया। मैंने 1 घंटा आधा घंटा उस पर लगाया और रात को एक कॉल आया मेरे पास कि जी आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप तो मेरे लिए ये हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो यहीं इसी धरती पे पैदा हुआ हूँ, भगवान की तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ दरअसल बताइए। तो उन्होंने कहा कि आज एक बच्चे से आप मिले होंगे, उनके बैग में एक सुसाइड नोट मिला है और शायद आज आप नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज इससे मिले। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात जागी कि यदि मैं सिर्फ बिना कोई ट्रेनिंग या बिना कोई बातचीत इस लेवल पे किसी की मदद कर सकता हूँ, तो क्या मुझे इस बारे में थोड़ा सा और सोचना चाहिए। और मैंने फिर साइकोलॉजी में एडमिशन लिया और ये एक शुरुआत थी, एक स्टेप था जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और देखते देखते मैं इंडिया के कई राज्यों में पहुँचा, कई लोगों से मिलने का मौका मिला और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि इसी दौरान इस खास कोविड में भी कम से कम 38 से 39 ऐसे केस हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट थे और 99% लोगों को हम उन्हें बचाने में सफल हुए। इसका क्रेडिट तो शायद किसी और चीज़ को जाता है, लेकिन बीच में हमारा रोल रहा, इसी की हमें अपने आप में बड़ी खुशी है। सर, अगर बात आए युवावस्था की, युवावस्था में जहाँ बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की होते हैं, वे उस उम्र में डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका क्या कारण है। वैसे देखा जाए तो डिप्रेशन का यदि जनरल तरीके से बात की जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल किसी से मिलके ज़्यादा पता रहता है, लेकिन फिर भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे देश में पेरेंट्स को ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि अपने बच्चों को उम्र के हिसाब से कैसे परवरिश करें। उन्हें नहीं पता कि किस उम्र में उन्हें पीटना है, किस उम्र में प्यार से बात करनी है। पेरेंट्स न चाहते हुए भी अनजाने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं। पड़ोसी के घर में डॉक्टर पैदा हो गया या फिर कोई बन गया है, तो जैसे ही हमारे घर में बच्चे आएंगे तो वो बार बार उसका उदाहरण देके कंपैरिजन की फीलिंग ले आते हैं। तुलनात्मक व्यवहार कई बार दिक्कत करता है। एक उम्र के हिसाब से यदि युवावस्था बोले तो टीन एज में एक पीयर प्रेशर भी होता है। जैसे उसके माँ बाप कुछ बोल देंगे बच्चे को तो शायद वो बात नहीं माने, लेकिन उसका दोस्त बोल देगा कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं, तो एकदम से वो प्रेशर कहीं ना कहीं उस बच्चे पे आता है और बाद में स्ट्रेस का रूप लेता है। और देखा जाए तो और आगे भी कई सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा बच्चे की खुद से ही कुछ ऐसी उम्मीदें होती हैं, बट उस लेवल का वो खुद काम भी नहीं करता है। जैसे मैं किसी से भी अपने ऑडियंस से पूछूं क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सारी ऑडियंस कहेगी यस। आप कमेंट में यदि आप इसका आंसर देना चाहें तो यस ही देंगे। लेकिन फिर उसके बाद मैं कहूँ कि इस कामयाब होने के लिए एक सफ़र तय करना होगा, जिसमें आपको संघर्ष करना है, जिसमें आपको असफलताएँ भी मिलेंगी, जिसमें आपको कई बार गिरना भी रहेगा, लोग बेइज्जती भी करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इस सफ़र का लोग न मजा ले पाते हैं और न इस सफ़र में जीना चाहते हैं। एक तरफ सपना है बहुत कुछ बड़ा करने का, एक तरफ सपना है एक आदमी का कि रियल प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ न करने का। तो इन दोनों में एक लड़ाई होती है और जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस या डिप्रेशन का बाद में रूप लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं कि कई बार आदमी ओवर थिंकिंग करता है, कई बार उसका नियर डियर देखो कई ऐसे भी जेन्युइन रीज़न है, जैसे कि कोई बहुत ही नियर डियर कोई मटेरियल भी, कई बार आपने देखा होगा कोई महंगी चीज़ आपसे टूट गई है तो आप 10-15 दिन ऐसा रहेंगे। और सोचो बहुत ज़्यादा महंगी है, मान लो कई बार कोई
कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें गाड़ी का ही लॉस ना होकर कोई हमारे नियर डियर इंसान का भी लॉस हो गया, तो ये बैड मेमोरीज कई बार हमारे जीवन में ट्रॉमा बन जाती हैं और बाद में डिप्रेशन का रूप भी ले लेती हैं। तो सर बच्चे जब पढ़ाई करते हैं 8th तक, 10th तक, 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये मान लो आप स्कूल के कंट्रोल में रहता है या फिर घर वालों के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन +2 होने के बाद ना तो स्कूल वाले कुछ कह पाते कि आपको क्या करना है, सही से गाइडलाइंस नहीं मिल पाती उनको, और यानी कि मेरा मानना है घर वाले भी ये सोचते हैं कि बच्चे के ऊपर ही डिपेंड छोड़ देते हैं कि आपको ही करना है, क्या करोगे, आपकी लाइफ है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो यानी कि एक तरीके से उसका माइंड भटक जाता है और वो तनाव में रहने लगता है। इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे सिंपल सा बताइए, एक तोते को हमने पिंजरे में पकड़ लिया और उसे 12 साल, 15 साल, 20 साल उसी पिंजरे में रखा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कई पक्षियों पे किया जाता है, उसके बाद वो उड़ना शुरू करते हैं, तो आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी देर बाद वहीं आ जाते हैं उसी पिंजरे में चुपचाप आके, और कई तो ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा कि बच्चों पे कंट्रोल करने की बजाय हमें उन्हें मैनेज करना सीखना चाहिए, या यूँ कहें कि एकदम से हमें उनके पर नहीं खोलने चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उन्हें अवसर देने चाहिए। जब वो 7th क्लास में है, जब वो 8th क्लास में है, जब वो उसे डिसीजन लेने दो, जब वो धीरे धीरे डिसीजन गलत लेगा तभी तो सही लेना सीखेगा। 11th में हुआ, 12th में हुआ, एकदम से माँ बाप एक बढ़िया डायलॉग बोलते हैं जो मुझे भी अपने जीवन में मिला था, और बहुत मुश्किल से लोग, इवन बच्चे ज़्यादातर बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को टैकल कर पाते हैं। +2 तक माँ बाप बड़ा अच्छा ध्यान देता है, और जैसे ही कॉलेज जाता है तो एकदम से एक डायलॉग सुनने को मिलता है, भाई अब तुम अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। अब बच्चे की आदत 20 साल से, क्योंकि लगभग वो +2 करेगा तो 18-20 साल का हो जाता है, लगातार 20 साल से यही पड़ी हुई है कि उसको बताया जाता है कि ये सब ऐसे, ये सब ऐसे, ये सब ऐसे है। इसकी प्रॉब्लम ना सिर्फ पेरेंट्स हैं बल्कि पूरा सोसाइटी या पूरा एजुकेशन सिस्टम ही है। पेरेंट्स तो अपने आप में बच्चे का भलाई चाह रहे हैं, उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ बाप के अलावा वो सिस्टम इस तरीके से हमारा बनाया गया है कि बच्चे को एकदम से फ्रीडम देने पे बच्चा फिर कुछ एक्शन ले नहीं पाता है। पहले साल फर्स्ट ईयर में आप बच्चों को देखेंगे, सेकंड ईयर में देखेंगे, तो बाद में उन्हें महसूस होता है कि ये जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर ही है, हमें कामयाब करने के लिए कोई मम्मी पापा, कोई टीचर, कोई पड़ोसी नहीं आने वाला, बल्कि हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब ये वजन 20 साल से उस पर नहीं बढ़ता, एकदम से आता है, तो बच्चा इसे स्ट्रेस का रूप ले लेता है। कई बच्चे इसे टैकल भी करते हैं, नो डाउट, जिम्मेवारियां अपने आप में लेना ही कामयाबी का दूसरा रूप भी होता है, बट कई बार बच्चे इसकी आदत नहीं होती, इसलिए ले नहीं पाते। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा इस बात पे ध्यान न दिया जाए कि +2 करते ही ये बोला जाए कि भाई तुम कर लो अपने हिसाब से, बल्कि धीरे धीरे उसे मौके दिए जाएं। जैसे कई बार कई माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं करने देते, हर एक चीज़ खुद तैयार करते हैं, उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, माँ बाप के पास बहुत अच्छा काम करते हैं, बट मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं कि मेरा बेटा तो ये ऑफिसर लगा हुआ है, आज पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाता, अब मेरा बेटा तो ऑफिसर लगा है, अब उसे शादी करने से डर लग रहा है, मेरा बेटा तो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, वो 4 लोगों से बात करना उसे नहीं आता है, मेरा बच्चा तो अभी मेरी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये छोटे छोटे स्टेप हमें थोड़ी उम्र से ही उन्हें सिखाने चाहिए। सर अगर हम बात करते हैं बच्चों की, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, दिन प्रतिदिन बच्चों के हाथ में सभी के लगभग एंड्रॉयड फ़ोन थे, लेकिन कारण क्या था, पढ़ाई को छोड़कर गेम खेलते थे, गेमिंग की लत लग जाती थी, या फिर अन्य किसी भी प्रकार की लत लगना कितनी हानिकारक है बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन हथियार भी खरीदते थे, अगर उस गेम में असफल रहते थे तो फिर सुसाइड भी करते थे। इसका क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बच्चों की एनर्जी, इवन बच्चे क्या बड़े लोगों की भी एनर्जी एक ख़ास तरीके से चैनलाइज हो रही है, और एकदम से लॉकडाउन लगा और वो एनर्जी चैनलाइज होनी बंद हो गई है, तो फिर वो किसी न किसी दूसरे रूप में कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगी। मेरा कहने का मतलब, वो मोबाइल चला रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी वहाँ जा रही है। और आज किसी के घर में हथियार ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू आप बहुत कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। आने वाले समय का सबसे खतरनाक जो वेपन है वो मोबाइल ही बनने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग भी होता है, बुरा भी होता है। इसी दौरान हमने देखा है युवाओं को खासकर मौका जब मिले, जब वो अकेले में बैठते हैं, तो मैं देखता हूं कि 10% युवाओं को छोड़ के बात की जाए तो वो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं जो उन्हें थोड़े समय के लिए अच्छी लगती हैं, और बाद में उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो उसमें उलझ गए हैं। यूँ कहें सिंपल सा कि यदि आपको
सिगरेट पीने की लत नहीं लगानी तो आप पहले सिगरेट कभी मत पिए। यूँ कहें कि आपको शराब पीने की आदत नहीं लगानी तो सबसे पहली बार आप शराब पिए ही ना, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। तो बच्चों को कभी भी ये आइडिया नहीं होता, जैसे वो पहली बार सिगरेट पीता है या पहली बार मोबाइल चलाता है या पहली बार कुछ भी गलत काम करता है तो उसे लगता है ये तो नॉर्मल ही है, बट धीरे धीरे उसमें अपने आप में एक एडिक्शन है, अपने आप में किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जित, संस्कृत में एक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। तो ऐसे ही जब बच्चा धीरे धीरे करके उसके पास बाहर जाने का अभी मौका नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है और बाहर जाने का अवसर नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेस कर देता है। एक्सेस जैसे ही करता है तो उसकी लत लगती है, लत लग गई तो उसके बाद अपने आप में जैसे कुछ ऐसे गेमिंग आ गए आज के दिन कि बार बार इमेजिन करवाए जाते हैं कि तुम ये करो ये करो ये करो, जैसे उसमें वेपन खरीदने होते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि कब उन्हें उस ओरिजिनल चीज़ से उनके घर से पैसे निकालने के लिए उसके माँ बाप के कहीं ना कहीं वो कमाई हुई जितनी सारी, बहुत कई बार तो लाखों रुपए भी इसमें आ जाते हैं और पता ही नहीं लगता कब उन्होंने खरीदे और अपने छोटे से प्लीजर के लिए, छोटी सी खुशी के लिए वो अपने घर से इतना सारा पैसा लगा देते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे केस हैं जो कुछ ऐसे गेम खेलते थे जिनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जानते ही इस टाइप के बहुत सारे गेम आ गए हैं। वो बच्चे पहले उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि कब उन्होंने, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी उनमें से रहे हैं, कब अंदाज़ा ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि कब उन्होंने गेम खेलना शुरू किया, कब उन्होंने घर से पैसा लेना शुरू किया, कब वो पैसा ज़्यादा हो गया, कब वो ज़्यादा होने से चोरी करना शुरू किया, चोरी के बाद पड़ोसी से मांगना शुरू किया। देखते 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 अब वो बच्चा कम से कम 5-6 लाख के नीचे कर्ज के नीचे है। अब वो माँ बाप को पता लगता है तो बड़ा दुख होता है उनको कि ये सब क्या है। और अब वो अपने आप में दुख इस बात का नहीं कि 5 लाख का दुख है, दुख अब इस बात का है कि उस गेम को छोड़ने के लिए जो सारे प्रयास अब साइकोलॉजिस्ट, एनवायरनमेंट, माँ बाप या उस खुद को करने पड़ेंगे, वो अपने आप में खतरे की घंटी भी है। बिल्कुल। तो सर फिलहाल अगर हम पिछले वाले दौर को देखते हैं, पुराने समय को और आज के दौर को, खान पान में बहुत अंतर आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले बहुत अच्छी थी लेकिन आज दिन प्रतिदिन माहौल भी ख़राब होता जा रहा है। जो हम युवावस्था कहने से हिचकिचाते हैं वो है सेक्स समस्या। सेक्स समस्या लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे कैसा छुटकारा पाए, लेकिन किसी को कह भी नहीं सकते कि इसे किस प्रकार हम छुटकारा पा सकते हैं इस चीज़ से। ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि वीडियो के नीचे 2-4 संकुचित सोच वाले लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी चीज़ के बारे में जितनी कम बात की जाएगी उसकी क्यूरियोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप देखिए दूसरे देशों में, मैं इस बात में काफ़ी अच्छा मानता हूँ इस मामले में कि पब्लिकली वो बताते हैं कि ये सब चीज़ ऐसी है। हाँ जी। अब बच्चों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि कहीं ना कहीं जब वो पोर्नोग्राफी या वीडियोज या फिर किसी भी फॉर्मेट में डिजिटल चीज़ों में ये सब देखते हैं तो वो अपने आप में एक एक्टिंग कर रहे हैं और उसे हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, जिस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन का ये हिस्सा, जब हम 9th 10th में होते थे तो इस टाइप का चैप्टर आता था तो टीचर छोड़ के भाग जाता था। अब टीचर ने छोड़ दिया तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ खास बात है। आप ऐसे समझे एक पर्दा है। और मैं एक बार हिमाचल में ऐसा ट्रेनिंग दे रहा था तो एक मेज़ के ऊपर वाइट कलर का पर्दा रखा था और मैंने इत्तेफाक से कहा भाई ऐसा है, इस पर्दे के नीचे कुछ नहीं है। और ये कह के इतने में ही हमारा ब्रेक हो गया। तो वापस में आया तो ना मेरा लैपटॉप मिला ना वो पर्दा मिला, उसको हटा हटा के सबने देख लिया था। ठीक ऐसे ही जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को छिपाएंगे, जितना ज़्यादा हम बच्चों से दूर लेके जाएंगे, आज इंटरनेट है, आज ज़माना बड़ा तेज़ है, बच्चे आपसे नहीं तो कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि यदि एक सीनियर आदमी, एक अच्छा आदमी जिसे सब कुछ इस टाइप की चीज़ों का नॉलेज है, उसे दूसरे लोगों को ये शेयर करना चाहिए। आप ऐसा समझ लीजिए यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो वो बच्चा कहीं दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन लेगा। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो बच्चा अपने पीयर ग्रुप से, अपने साथियों से पूछेगा। जो साथी इतना अच्छे से गाइड उसे नहीं कर पाएगा, उससे कई गुना अच्छे से आप गाइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस चीज़ के बारे में एजुकेशन देना सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक आप एजुकेशन नहीं देंगे, बताएंगे नहीं लोगों को कि भाई ये सब क्या चीज़ें हैं, तो इसके अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे और अलग अलग एडिक्शन भी हैं ये सब चीज़ें। और इसके बारे में जब हम बात नहीं करते तो अपने आप में लगता है कि शायद ये बहुत सीरियस चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि हम इसकी एजुकेशन दे दें तो ये समस्या चुटकियों में ख़त्म हो सकती है। सिर्फ 2
मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे दिन में यदि हम 10 भी छोड़िए, आप 5 या 2% भी हम अपने करिकुलम में इसको ऐड कर लें तो भी अपने आप में ये समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। तो सर आजकल देखने में आता है युवा अवस्था में ज़्यादातर एक दूसरे के करीब रहते हैं, काफ़ी क्लोज दोस्त भी रहते हैं, फ्रेंड सर्कल जो अच्छा रहता है, लेकिन उनमें से कोई थर्ड पर्सन उस फैमिली में इंक्लूड होता है, तो वो फैमिली एक तरीके से अगर कहा जाए दोस्तों की फैमिली अलग हो जाती है। इसका क्या कारण है? एक दोस्त कहता है उसने मुझे धोखा दे दिया, एक दोस्त कहता है उसने मुझे धोखा दे दिया। जैसे बहुत ही सिंपल सी बात तो ये रहती है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि कोई इंसान किसी से बात करता है। जैसे कई बच्चे छिप के बात करते हैं, कई बच्चे बिना बताए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हर एक सोसाइटी के एक हिस्से को इसे समझना चाहिए कि कोई किसी से बात भी कर सकता है, उसे समझ भी सकता है, परंतु किसी से शादी करना, किसी से लगाव रखना, प्यार प्रेम करना, ये दोनों अलग मुद्दे हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं एक दूसरे आदमी के साथ में अटैचमेंट होती हैं, तो ये अपने आप में एक हार्मोनल चेंज भी होता है। सिर्फ ये ना कहें कि मतलब ये सब बस हवाई या फिर फिल्मी सीन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हार्मोनल होते हैं जो अपने आप में, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब हमारे ब्रेन से रिलीज होता है तो हमें किसी के बारे में भी मतलब लव की फीलिंग आती है। इवन आप किसी छोटे बच्चे को भी देख लेंगे, कई बार इवन हम जैसे मान लो पपीज़ हैं, जैसे कुत्ते के छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनको देख के भी हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा फीलिंग आता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है आदमी के अंदर, तब इस टाइप की फीलिंग आती हैं। इसके अलावा सिर्फ एक पहलू को देख के हमें किसी के साथ अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए। जब हम सिर्फ एक पहलू को देखते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने अभी एक केस देखा और उसे किसी लगभग 1 महीने से वो किसी के प्यार प्रेम में है। तो मैंने उसे एक सवाल पूछा कि भाई उस लड़के की कोई कमियां भी हैं क्या? तो उस लड़की ने जवाब दिया इतना अच्छे शब्दों में कि सर उसमें तो कोई भी कमी नहीं है। मैंने कहा उससे मेरे को मिलवाओ जल्दी से। जैसे ही मैं उससे मिला तो मुझे पता लगा भाई इसमें अच्छाइयाँ तो है ही हैं, लेकिन बुराई भी है। लेकिन वो बुराई वो बच्चा दूसरा देख नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार के प्यार को प्यार न कह के सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन या फिर अंधभक्ति टाइप की कि भी आंख बंद कर ली है, और उसका एक अच्छा पहलू कि उसने उसकी अच्छी तारीफ कर दी, उससे एक बच्चा हवा में 2 फुट ऊपर चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें एक पहलू को देख के न की जाए, बजाय इसके कि हमें एक अच्छा समय चाहिए होता है। थोड़ा समय जब हम लगाएंगे तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको पता कर पाएंगे। उसके बाद जो भी निर्णय रहता है उसके ऊपर हम आगे चल सकते हैं। सर 2 दोस्त चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक ही चीज़ में एडमिशन लेते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल हो जाता है, एक असफल रह जाता है। एक सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा उसकी दोबारा सक्सेसफुल होने के बाद उसकी टांग खींचता है। मतलब यह कहा जाए कि एक दूसरे से जेलसी करना, एक दूसरे से जेलसी करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, क्यों? सबसे पहले तो आप ऐसा समझ के चलें कि ये कई बार डायलॉग हम क्लास छोटी उम्र से ही सुनते आते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ और वो मेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, फिर भी मेरे से ज़्यादा नंबर लाता है। ये शुरुआत तो बचपन से ही होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि जेलसी करना, अपने आप में इस टाइप का व्यवहार करना एक निम्न दर्जे की सोच होती है, बहुत ही नीचे दर्जे की सोच है। जेलसी वही लोग करते हैं जो आप तक पहुँच नहीं सकते हैं। जेलसी वो लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। जब आप तक कोई लोग पहुँच नहीं पाते तो आप के बारे में वो गलत बोलना अपने आप ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मेरा पड़ोसी था और ये इतना ऊपर कैसे चला गया। ये अपने आप में एक भावना पैदा होती है। इवन आप इसी वीडियो के नीचे देखेंगे कि 2-3 लोग। सर सबसे बड़ी समस्या, मेरे दोस्तों के कुछ फ़ोन आए थे, उनके एक सवाल थे कि उनसे सर से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि OCD क्या होता है। वैसे तो इतना टेक्निकल मत बोलिए। OCD बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमारे हरियाणा में जैसे बोलते हैं किसी चीज़ का वहम हो जाना। आप OCD ने समझ के इसके कुछ लक्षण समझिए कि ये होती है OCD। बहुत ही सिंपल सा, कुछ ऐसे विचार जो बार बार आते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत बार हाथ धोने की आदत होती है, इतनी बार हाथ धोएंगे कि वो नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी संख्या में ज़्यादा है। कई बार किसी आदमी को लॉक चेक करने की आदत है। कई बार गाड़ी में बैठे हैं तो शीशा ऊपर हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने की आदत है। मतलब होने के बाद वापस आएंगे, फिर वो एक बार फिर चेक करके आएंगे कहीं ऐसा तो नहीं है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा नहाने की आदत होती है। सफाई की कई बार होती है। आप सिमेट्री को देखेंगे,
कई बार कई लोगों को सिस्टमेटिक चीज़ें जचाने में ज़्यादा विश्वास होता है, एक बार होचपोच होगी तो दिक्कत है। इन लोगों के खास लक्षण ये हैं, जैसे आप उनके बेड पे बैठ जाएंगे तो एकदम से वो बेड को भी पूरा साफ करेंगे, वो कहीं बाहर से आएंगे तो ओवर थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे, मतलब बिल्कुल ही बाहर गए हैं एकदम से वो सब करने लग जाएंगे। इसे हम वहम की बीमारी बोलते हैं। इसका टेक्निकल यूज में बोलें तो ब्रेन में एक खास चीज़ होती है जिसको सेरोटोनिन हार्मोन बोलते हैं, वो कम हो जाता है। जैसे वो कम हो जाता है तो आपके ब्रेन में एक लूप बन जाती है कि बार बार वही विचार आएगा। जैसे आप शीशे के सामने हैं तो आप में एक वहम है कि मुझे ऊपर से नीचे खुद को देखना है, तो ऊपर से नीचे देखने लगता है। बीच में आपने कहा अरे चिंटू इधर आना, और मान के चलें कि आप यहाँ तक पहुँचा है तो वो वापस चिंटू वाली बात पे ध्यान जाएगा और दोबारा से वो सर से शुरू करेगा, फिर नीचे आएगा। मान लो यहाँ पहुँचा है तो फिर से आपने कुछ टोक दिया उसे तो फिर यहाँ से शुरू करेगा। इस चक्कर में ऊपर से नीचे देखने में सिर्फ जहाँ 20 सेकंड लगती हैं, एक आदमी को 2-3 मिनट लग जाती है। तो ये होती है वहम या ओसीडी जिसे आप पूछना चाह रहे हैं। सर एक चीज़ जो बहुत बड़ी समस्या है, 18-19 साल की एज में जो बचपन होता था लोगों को, उनका माइंड बहुत अच्छा रहता था, चीज़ें याद भी रहती थी, रखी हुई चीज़ें कहाँ रखी है। लेकिन जो 18-19 साल की एज होती है इसमें भूलने की आदत हो जाती है लोगों को, क्या कारण है इसका? वैसे मोटे तौर पे 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक खास तरीके से एक फंक्शनिंग होती है जिसे LTM, STM या सेंसरी मेमोरी को सिस्टमेटिक तरीके से अंदर आना कहते हैं। कई लोगों में LTM की प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग टर्म की बातें जो उनके ब्रेन में स्टोर हैं, जैसे कि इवन नाम तक वो भूल जाते हैं किसी का। कई लोग होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ को कहीं पे रखा है तो वो पता नहीं लगता कहाँ पे रखी है, और कई लोगों को तो एकदम से ही वो सन से हो जाते हैं। तो ये कई टाइप के डिसऑर्डर इसमें निकल के आते हैं कि उसे किस टाइप की प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसमें। सबसे पहली बात, इसका कारण मुख्य रूप से ये भी माना गया है कि खान पान के अलावा कुछ डिपेंडेंसी भी माना गया है। जैसे एक समय होता था जब हमें मोबाइल नंबर याद रखने की क्यूरियोसिटी होती, भाई हमें तो याद करना ही है। आजकल हमें पता है सेकंडों में सेव हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो हम जब डिपेंड हो जाते हैं किसी चीज़ पे, तब हम बहुत ज़्यादा ब्रेन के ऊपर उस टाइप की चीज़ तैयारी नहीं करते। यदि हम राइट ब्रेन से या साइकोथेरेपी से या CBT से हम इसका थोड़ी सी इसके ऊपर काम करें किसी क्लाइंट पे, तो ये दोबारा भी लाई जा सकती हैं। कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएं तो इसमें हम मेडिकल साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेके भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसका सर मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि या फिर 1-2 वर्ड में कहा जाए कि इसका समाधान क्या है, किस प्रकार हम भूलने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले तो छोटी चीज़ों को रखने का एक सिस्टम बनाइए। दूसरा, 10 रुपये खर्च करिए, एक पॉकेट डायरी रखिए अपने पास, उसके अंदर चीज़ें नोट करना शुरू करो। कोई ज़्यादा, और ब्रेन इतना मस्त है कि आपको पूरी बात याद नहीं रखनी, एक छोटा पॉइंट लिख दो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। एक छोटी डायरी रखिए, जो चीज़ें जैसे चाबी जहाँ रखते हैं तो वहीं रखना शुरू करिए बार बार। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अपने ब्रेन को इस तरीके से बोलिए कि भाई तू भूलना भूल जा, भूलना तो तेरे को है ही नहीं। मतलब ब्रेन को हम बोलेंगे ना कि ये वाला काम ऐसे करना है, मतलब आप नेगेटिव में करेंगे तो भी ब्रेन बहाने दे देगा, आप पॉजिटिव करेंगे तो भी अच्छे अच्छे कारण ढूंढ के आपके सामने रख देगा। तो ब्रेन को भी इस तरीके से मशीन, बिकॉज ब्रेन इज ए बायो कंप्यूटर, यूज इट डोंट बिकम इट। इस मशीन को कंट्रोल करना जितना अच्छा सीखेंगे उतना ही चीज़ें ज़्यादा आप याद रख पाएंगे। कई लोगों को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं याद भी रख पाता हूँ, तो अपना आत्मविश्वास कभी ना खोएं। ये ब्रेन बहुत मजबूत मशीन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके साथ भरोसे के साथ इसको दिलाएं कि तू कुछ कर सकता है। ब्रेन और आप दोनों अलग होते हैं, इसलिए अपने आप को सुप्रीम मानते हुए अपने ब्रेन को ऑर्डर दें कि तुम बहुत कुछ कर सकता है। फिर भी यदि रिजल्ट नहीं आता तो आप साइकोथेरेपी या कोई भी साइकोलॉजिस्ट, यदि वहाँ से बात नहीं बनती तो आप एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों को मिला के एक अच्छी हेल्प ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती समय हमें दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो बातें इस इंटरव्यू में बताई गई है आपके काम की बातें हैं, बुरी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।